नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में हम बात करने जा रहे हैं उन लाखों उम्मीदवारों की जो हर साल हजारों सपने लिए सिविल सेवा की परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं, मगर पिछले कुछ सालों से उन्हें इस परीक्षा को संचालित करने वाली संस्था यूपीएससी से खासी नाराजगी हो गई है। ये नाराजगी यूपीएससी की परीक्षा पद्धति को लेकर है, जिसे यूपीएससी ने 2011 से संशोधित रूप में लाने की कवायद की। इस पैटर्न के तहत शामिल पेपरों का मकसद विषय की समझ, अंग्रेजी का ज्ञान, इंटरपर्सनल संवाद कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या हल करने की योग्यता को परखना रहा है। उम्मीदवारों का आरोप है कि यूपीएससी की ये नई पद्धति योग्यता परखने का माध्यम कम और क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों को दरकिनार करने की कोशिश ज्यादा लगती है। बहरहाल, सरकार ने इसमें दखल देकर मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब भी ये तय नहीं है कि 24 अगस्त को होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस रूप में। आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज तिवारी हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। इसके अलावा टीएसआर सुब्रमण्यम हैं, जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विकास दिव्यकृति हैं, जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और ये जो है तमाम छात्रों को असिस्ट भी करते हैं कि किस तरह से उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होना है। इसके अलावा हमारे साथ राज्यसभा के सांसद केसी त्यागी हैं, जेडीयू के नेता भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले हम अपने मेहमानों से इस चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जिन लोगों को दरअसल इस पूरी परीक्षा पद्धति से समस्या है, उन युवाओं से सवाल जवाब करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जी, आपकी क्या समस्या है इस पूरी परीक्षा पद्धति को लेकर? क्यों आप लोग नाराज हैं यूपीएससी से? जी, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी है। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और एक तेलंगाना से ही हूँ और मैं इंग्लिश माध्यम से लिखती हूँ और मेरा सीसैट का स्कोर भी अच्छा रहा। फिर भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि 2011 से कई बच्चों ने मुझे बोला है कि पीटी लिखा है, उन्होंने क्लियर भी किया है, पर मेंस नहीं दिया, मेंस का फॉर्म भी नहीं भरा। उसका एक क्लियर एविडेंस है 2013 से जो कॉमन एंट्रेंस हुआ था पीटी में, उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विसेज का दोनों को मिला के ही हुआ था। उसमें जो है 1060 लोगों ने पीटी क्लियर किया है और सिर्फ 515 लोगों ने जीके का पेपर दिया है। मतलब 50% से ज़्यादा लोगों ने जीके का पेपर दिया नहीं है, मतलब मेंस ही नहीं लिखा है। तो इसका क्या कारण है? जी, आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं? 2011 में जब प्रीलिम्स इंट्रोड्यूस किया गया तो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे इंट्रोड्यूस किया गया कि सबको मैं इक्वल वेटेज दूंगा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। बट प्रीलिम्स के आप सर क्वेश्चंस को देखिएगा तो 3 लेयर में फाइनल सिलेक्शन होता है यूपीएससी का। प्रीलिम्स में आप देखेंगे वहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन इंग्लिश का, पार्टिकुलरली इंग्लिश बैकग्राउंड के लिए डाल दिया जाता है। मेंस में फिर अलग से 300 मार्क्स का इंग्लिश का टेस्ट, और फिर इंटरव्यू में जो इंडियन एंड अदर लैंग्वेजेस के बच्चे जाते हैं उनको इंग्लिश बोलने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ओवरऑल ये हर स्टेज पे एक इन हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस वाले बच्चों के लिए क्यों एक उनके लिए ये तय कर दी गई भेदभाव कि आप हर जगह पे इंग्लिश का टेस्ट दीजिए, हर जगह आप इंग्लिश पास कीजिए। जी नमस्कार, मैं इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी हूँ, मैं एक इंजीनियर भी हूँ, पर हिंदी माध्यम के इन सवालों से मैं अपना सरोकार महसूस करता हूँ। मैं थोड़ा तथ्यात्मक होना चाहूँगा यहाँ पर। सीसेट का पेपर 2 जो विवाद की मुख्य वजह है, उसमें 9 सवाल इंग्लिश के आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के रूप में। एक दूसरा कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसका कि हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध होता है। ये सामान्यतः जटिल होता है। सवाल ये है कि हम इंग्लिश मीडियम के लोग एक जटिल कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में सॉल्व कर चुके होते हैं, तो वो 9 सवाल जो आसान कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, हमारे लिए वो एक केक वॉक होता है। जबकि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी उन 9 सवालों में अपने इंग्लिश का परिचय दे रहा होता है। ये 9 सवाल कुल 27 मार्क्स के होते हैं, जो कि लगभग थाली में परोस के इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट को मिल जाता है। हिंदी माध्यम उनके लिए संघर्ष करता है। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये मैम कि इंग्लिश का एक क्वालिफाइंग पेपर मेंस में भी होता है। इस मेंस के पेपर को लेके कोई विरोध नहीं हुआ कभी, यानी कि लोग इंग्लिश से समस्या नहीं रखते। लोगों को शायद समस्या ये है कि जब प्री के दौरान उससे मेरिट का पैमाना मान लिया जाता है तो इंग्लिश में भाषाई योग्यता रखने वाले लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, और ये संकट। लेकिन आपको इस परीक्षा से कोई समस्या नहीं है?
हाँ, पर्सनली नहीं है जी। अगला ठीक है, सवाल मैं मुद्दे के आधार पर समस्या है। जी। मैं भी प्रश्न करना चाह रहा था कि पहले 2011 के पहले मानविकी और समाजशास्त्र विषय के गंभीर ज्ञान रखने वाले छात्रों का सिलेक्शन होता था, प्री में भी मेंस में भी। क्या कारण हुआ कि उनको मानविकी के जो गंभीर ज्ञान रखते थे, समाजशास्त्र का जो ज्ञान रखते थे और काफ़ी व्यवहारिक समाज से संबंधित रहते थे, उन परीक्षणों के संबंध में हटा के हम लोगों ने मैथ्स और इंग्लिश के प्रश्न रख दिए और यह कहा कि यह ज़्यादा बेहतर हो सकता है सिलेक्शन के लिए या किसी के टेस्ट के लिए? ये प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे बेहतर हो जाता है जी। या फिर मानविकी के विषय या समाजशास्त्र के विषय हम लोगों को फिर क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये 4 सवाल आप सभी लोगों ने सुना जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के उम्मीदवार इस यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं। उन्होंने बताया, एक मेडिकल, एक इंजीनियरिंग, एक ह्यूमैनिटीज़ और एक और भी ह्यूमैनिटीज़। सवाल ये है कि आखिर ये समस्या क्यों पैदा हो रही है। मैं आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं कि वो कैसे जाएं और इस परीक्षा को क्रैक करें या पास करें। तो आप लोगों को जब इस तरह की समस्याओं को लेकर स्टूडेंट आते हैं तो कैसे उसका हल करते हैं और क्या ये समस्याएं हाल के दिनों में ज़्यादा बढ़ गई हैं? अगर आप मुझे समय दें तो मैं थोड़ा विस्तार में पूरा बताना चाहूँगा कि कहाँ समस्या विद्यार्थियों को आती है। समस्या तो पहले भी थी लेकिन 2011 के बाद से समस्या थोड़ी ज़्यादा है। 1979 में पहली बार हिंदी मीडियम और भारतीय भाषाओं का मीडियम यूपीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ, डीएस कोठारी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर। कोठारी जी ने बहुत बड़ी अनुशंसाएं दी। उन्होंने पहली बार कहा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना चाहिए। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की शुरुआत हुई। अगर आप कोठारी आयोग की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें, उसमें प्रीलिम्स में 5 पेपर्स की बात थी, जिसमें एक इंग्लिश का था, एक भारत की किसी भाषा का था, हिंदी या कोई और भाषा, एक जीएस का था, 2 वैकल्पिक विषय के थे। अगर ऐसा प्रीलिम्स होता तो कभी कोई आंदोलन पैदा ना होता। यूपीएससी ने क्या किया कि उसमें दोनों लैंग्वेज को हटा दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। 1979 से 2010 तक प्रीलिम्स की नेचर ये थी कि एक पेपर जनरल स्टडीज़ का होता था और एक पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का। उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि हर बच्चा जानता है, अपनी बैकग्राउंड को जानता है, जब वो ठीक से पढ़ता था तो सिलेक्शन उसका हो जाता था। 2011 में एक डिज़ाइन के तहत, मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, इसको मैं संयोग नहीं कहूँगा, ये डिज़ाइन है, ये योजना है, साजिश है। आप साजिश कह रहे हैं इसे? साफ शब्दों में साजिश कह रहा हूँ और प्रमाणित करने के पूरे तथ्य मेरे पास हैं, जितने तथ्य आप चाहे मैं दिखा सकता हूँ। साजिश के तहत ऐसी नेचर एग्ज़ाम की बनाई गई। उन्होंने कहा कि अलग कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं। अलग कमेटी 2000 में बैठी। अलग कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक सीसेट और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। यूपीएससी ने सीसेट तो लाया लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाकर जीएस को साथ में इंट्रोड्यूस किया। यानी ये अलग कमेटी की रिकमेंडेशंस भी नहीं है, ये खन्ना कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं। खन्ना कमेटी की रिकमेंडेशन अब तक हमें मिल नहीं पाई हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सीसेट में 80 सवाल हैं, जीएस में 100 सवाल हैं। जीएस के सवाल इतने मुश्किल हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे कितना भी पढ़ लें वो उनमें से 50-55 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो 3 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें से अगर 200 बच्चे भी ऐसे मिल जाएं जो जीएस में 100 में से 70 सवाल ठीक कर लें तो आप पता कीजिए नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। सीसेट में सिर्फ 80 सवाल हैं। 80 सवाल में से 40 ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे लैंग्वेज का फ़ायदा मिलता है। 8 या 9 सवाल केवल इंग्लिश में है जी, 22.5 नंबर के। 32 से 36 सवाल हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें अनुवाद इतना खराब होता है कि हिंदी का बच्चा कर ही नहीं सकता। मराठी, तेलुगु, तमिल तो छोड़ दीजिए। तो आप ये ओवरऑल कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को जिस तरह से बुना गया है और जिस तरह से लाया गया है उसमें आपको साजिश नजर आ रही है। लेकिन सुब्रमण्यम साहब, क्यों आखिर ये अचानक इस पैटर्न को बदला गया जब पहले से सब कुछ ठीक चल रहा था, जब कोठारी कमीशन ने ये रिकमेंड भी किया और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर 2010 तक परीक्षाएं होती रही तमाम लैंग्वेजेस में, आज भी हो रही हैं। लेकिन जो शिकायतें आ रही हैं वो ये कि जब उसको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है वो ट्रांसलेशन भी इतना बुरा होता है कि उसको हिंदी या रीजनल लैंग्वेज का जो उम्मीदवार है वो समझ ना सके। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे जो इनका आरोप है कि साजिश हुई? वो तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, मैं आई नोट द वर्ड्स लेकिन नहीं बोलूँगा उसमें। इतनी बात है कि मैं इस सिस्टम को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, इसको अटैक भी नहीं कर रहा हूँ। नंबर 1, कई चीज़ें इंडिया में परिवर्तन होना है, लगातार होना है। हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि कुछ भी परिवर्तन हुआ
कुछ लोगों को अफेक्ट होता है, कुछ लोगों का फ़ायदा होता है। तो एवरी परिवर्तन को अपोज किया जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएटेड। जिनको वो बेनिफिट होता है या जिनको सूट करता है वो चुप रहते हैं, और जिनको वो सूट नहीं करता है इमीडिएटली ऑपोजिशन बन जाता है। नंबर वन, मैं इस मीटिंग में ये समझ के आया हूँ कि वर्तमान चेंजेस इज अगेंस्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेज का। अब लग रहा है कि प्रॉब्लम सब लैंग्वेजेस का है, तो कम से कम एक समस्या हुई कि हैंडीकैप सबके लिए, सबके लिए। बेसिक चीज़ यही समझना है कि ये BA BSc जैसा एग्ज़ाम नहीं है, ये पास या फेल का एग्ज़ाम नहीं है, ये प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो यस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, बट आपको दिस इज द हाईएस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया। IIT which is the number 1 institution in India, IIM, IIT, वहाँ के लोग ये इम्तहान देते हैं। सो मैं समझता हूँ, जितना करेक्ट है मुझे मालूम नहीं है, क्लास 10 की इंग्लिश, क्लास 10 की कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की, क्लास 10 की गणित है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डायमेंशन वगैरह। तो जो कंफर्टेबल नहीं है क्लास 10 की लेवल से, तो उनके लिए भले ही क्लियर करके नेक्स्ट राउंड में आ जाएं, 3-4 राउंड बाकी है, क्योंकि हमारी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन जो है वर्ल्ड्स बेस्ट सिविल सर्विसेज की मुकाबले है। सो हाईएस्ट क्वालिटी लोग यहाँ आते हैं। तो नंबर 1 ये अच्छा है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता हूँ, केयरलेस नहीं होना चाहता हूँ, सबको मौका मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए 4 लाख लोग जा रहे हैं, 1000 ही लोग आएंगे, 1 in 20, 1 in 30 है। सो 30 में एक ही जा पाएंगे फाइनली, 29 लोग। नंबर 1। नंबर 2, एक फंडामेंटल बात बताऊं मैं, इंडिया में जितने संस्थाएं हैं, UPSC एक ही संस्था है जिसके ऊपर एक अंगुली नहीं उठी है, पॉलिटिसाइज नहीं हुआ है, कोई उसके ऊपर दाग नहीं आया है करप्ट हैं। ऐसी कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए कि तुम्हारा 20-30-40 इंस्टीट्यूशन में, तो आप ये भी है कि लोग 30-40 वर्ष जो समझ के सब तजुर्बादार हैं, उनके ऊपर आप आरोप लगाएं कि वो प्रो इंग्लिश है या प्रो हिंदी है या एंटी तमिल है, ये मुनासिब नहीं है। आपके सवाल का जवाब हमारे साथ 2 पॉलिटिशियन हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो। लास्ट पॉइंट इतना है, आप कुछ भी सिस्टम बनाइए, इट विल बी बायस्ड अगेंस्ट A एंड इट विल बी फॉर B। जो भी सिस्टम आप इसको चेंज करके नया सिस्टम कराइए, किसी का फायदा हो जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा। सो आई एम नॉट डिफेंडिंग और मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं तो क्यों ना हाई क्लास, हाई क्वालिटी क्वालिफिकेशन वही होगा। त्यागी जी, UPSC नाम की संस्था है जिस पर आज तक कभी दाग नहीं लगे, ये बात सुब्रमण्यम साहब लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन क्या अब UPSC की इस परीक्षा पद्धति पर जिस तरह से राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसको ठीक करना होगा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है सभी तरह के छात्रों के लिए, आपको नहीं लगता है कि दरअसल जो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के लिए हाई क्वालिटी एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है, और उसके लिए अगर कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है तो वो मेंटेन किया जा सकता है? अमृता, मुझको ये जो वर्ल्ड क्लास शब्द है इस पर ये ऐतराज है। ये वर्ल्ड क्लास लोग जो है समाज के एक खास तबके के लिए है, जिनके बच्चे दून स्कूल में, मियो कॉलेज में, सेंट कोलंबस में, सनावर में, जैसे सेंट मैरी में पढ़ रहे हैं। वहाँ से जो निकली हुई क्लास है वो वर्ल्ड क्लास है। जो गांव में ब्लैक बोर्ड से पढ़ के आ रही है और जो कंप्यूटर से पढ़ के आ रही है, उनकी दोनों की दुनिया अलग अलग हो गई है। आप एक लंगड़े आदमी को 2 टांग वालों के साथ कह रहे हो कि दौड़ो और कम्पीट करो। हमारे जो असली भारत है, जो भारत का बड़ा हिस्सा है, उसका एक बड़ा तबका इन प्रशासनिक बड़ी सेवाओं से बड़े लंबे समय से दूर है। अब जब ये नई सरकार कह रही है सबका विकास सबका साथ, तो ये सबका विकास नहीं है। मैं सुब्रमण्यम साहब का बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, और मैं सख्त शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं कि ग्रामीण भारत के खिलाफ, भारतीय भाषाओं के खिलाफ, हिंदी वालों के खिलाफ एक सुनियोजित, जाने अनजाने में नहीं, सुनियोजित षड्यंत्र है कि एक खास तबके के लोग ही प्रशासनिक सेवाओं में आकर के, लेकिन त्यागी जी, और फिर प्रशासनिक आपके उसी बिहार में, आपके उसी बिहार से IIT के 30-30 छात्र एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए आ जाते हैं, जो ग्रामीण भी हो सकते हैं, जो शहरी भी हो सकते हैं, और जो सबसे पिछड़े तबके को बिलोंग करने वाले छात्र हैं वो भी IIT जैसी परीक्षाओं को पास करके यहाँ पर इंजीनियर बनते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश के छात्रों को एलिमिनेट करने के लिए
ये भी अमृता भ्रम है। आईआईटी के परिणाम से आज स्पष्ट हुआ है कि हिंदी माध्यम वाले बोर्ड उत्तर प्रदेश और बिहार बोर्ड से क्रमशः 1.98% और बिहार बोर्ड से जहाँ के तिवारी जी हैं 1.7% छात्रों ने ही सफलता प्राप्त की है। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि CSAT को लेकर के अगर भावी हिंदुस्तान ने, भावी भारत के लड़कों ने जो 15 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तंबू में बैठे हैं, अगर उनकी शिकायत है तो यूपीएससी कोई होली बाइबिल नहीं है, होली गीता नहीं है जिस पर बहस नहीं हो सकती। एक आप संभ्रांत लोगों का एक अलग हिंदुस्तान बनाना चाहते हो। मैं इसी सवाल को मनोज जी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आऊंगी आपके पास त्यागी जी। मनोज, अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसको दुरुस्त करने के बजाय आप लोग परीक्षा पद्धति पे सवाल खड़े करने लग रहे हैं, तो बड़े मामले का तात्कालिक हल निकालने की कोशिश है और उस तात्कालिक हल से जो है पॉलिटिसाइज हो जाता है पूरा मामला। एक तो मैं सबसे पहले, जैसे आप त्यागी जी के पास गए तो सर ने कहा देखो पॉलिटिक्स शुरू हो गई, इस पे मुझे सख्त एतराज़ है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन ही पॉलिटिक्स जो इसको नेगेटिव वे में लेते हैं वो करेगा, ये नॉन पॉलिटिशियन भी बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स नेगेटिव कर लेते हैं। तो इस पे मेरा सख्त एतराज़ है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। सुनिए पहले क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ जो मेरी चिंता है, जैसे आपने कहा कि अभी तक कोई सवाल नहीं उठा, कोई दाग नहीं लगा, लेकिन अभी तक नहीं, 2011 के बाद एक सवाल यूपीएससी पे उठ चुका है जिसके कारण इतने लाखों लोग सड़कों पे हैं। तो अब हम नहीं कह सकते कि अभी तक नहीं लगा, वो लग चुका है। दाग नहीं कहूँगा लेकिन सवाल तो उठ चुका है। मेरी चिंता ये है, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ और मैं जो इतने लोग जब सड़कों पे बैठते हैं तो मेरा मानना है कि उनके दर्द को समझा जाए। आप बिल्कुल एक लाइन से उसको नकार मत दीजिए कि नहीं नहीं, आप इस पे चलिए कि मे बी आई एम रॉन्ग, आप भी गलत हो सकते हो। उच्च शिक्षा महंगी है। उच्च शिक्षा मतलब अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा महंगी है। बहुत देश का एक बड़ा तबका उसको नहीं अर्जित कर पाता है। तो क्या ऐसी भाषा के आधार पे भेदभाव में हम एक बड़ी आबादी को इस परीक्षा से हटा दें? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये यूपीएससी का दावा है कि 10वीं स्टैंडर्ड का है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि दरअसल जो सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं कि आप देश के सबसे सर्वोच्च नौकरी के लिए अगर एप्लीकेंट हैं तो उसमें आपकी योग्यता भी उस तरह की क्यों नहीं होनी चाहिए? उसमें जो लोग चुन के आते हैं उनको कहा जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय। अगर आप भारतीय की बात करते हो तो ये क्यों सोचते हो कि बहुत हाई लेवल लोग ही उसको चला सकते हैं? भारत को समझने वाले लोग गांव में भी हो सकते हैं, देहात में हो सकते हैं। क्या वाकई भेदभाव हो रहा है? इस पर हम अपने चर्चा को जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद अपूर्वानंद जी आपके पास आएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की परीक्षा पद्धति की, और आज ब्रेक से पहले आपने हमारे तमाम मेहमानों को सुना, जो यहाँ पर युवा छात्र छात्राएं हैं उनको भी सुना। लेकिन अपूर्वानंद जी, लंबे समय से यूपीएससी के ऊपर ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि जो सिविल सर्विसेज है दरअसल वो एलिटिस्ट है, और एलिटिस्ट या एलीट क्लास के लोगों को ही रिप्रेजेंट करने वाली एक संस्था सी बनती जा रही है। और इसीलिए कोठारी कमीशन आया और कोठारी कमीशन के सुझाव पर 22 तरह के लैंग्वेजेस को उसमें शामिल किया गया ताकि पूरे देश को रिप्रेजेंट किया जा सके इसके माध्यम से और पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन हो। फिर से क्या उस यूपीएससी की परीक्षा को या सिविल सर्विसेज को एलिटिस्ट बनाने का ये प्रयास हो रहा है जिसके तहत इन तमाम छात्रों को शिकायत आ गई है? शिकायत यही है। हम अगर इसे ठीक से समझना चाहें तो भारत के बारे में यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह एक बहुभाषी देश है और यही इसकी ताकत है। तकरीबन 1600 से ज़्यादा भाषाएं भारत में हैं जो किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होती हैं छोटे बड़े समूहों के द्वारा। 22 हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। 8वीं अनुसूची के बारे में भी हम सब लोगों को मालूम है कि ये खुली हुई अनुसूची है, यानी इसमें कोई भी भाषा कभी भी प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि यह बंद है जी। और आप इसकी यात्रा अगर देख लेंगे तो आप देखेंगे कि कभी 8 भाषाएं थी, बढ़ते 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 22 भाषाओं तक हम पहुंच गए हैं। तो कोई भी भाषा आ सकती है।
पहले तो ये समझ लेना आवश्यक है, इसका मतलब हर भाषा में हर तरह की क्षमता है। कोई भाषा किसी भाषा से ऊपर या नीचे, हीन या ताकतवर नहीं है। शैक्षिक दृष्टि से हम लोग इस बात को समझते हैं, शोध के जरिए ये साबित हो चुका है। हमारे यहाँ दुर्घटना हुई है प्राथमिक स्तर पर, जब हमने ये मान लिया है और भारत के मध्य वर्ग ने मुख्य रूप से माना है, और इसमें भारत का मध्य वर्ग दोषी है, उसने यह मान लिया है कि अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षा है। यह दुर्घटना प्राथमिक दुर्घटना है। इससे कैसे वापस आया जाए, इस पर सबको विचार करना पड़ेगा। एक दूसरे कि चूंकि यह दुर्घटना हो चुकी है और भारत के मध्य वर्ग ने अपने आप को सरकारी स्कूलों से हटा लिया है, भारत के सरकारी स्कूल अब भारत के सबसे गरीब लोगों के स्कूल हैं, सबसे वंचित तबके के स्कूल हैं, मजबूर लोगों के स्कूल हैं। तो इसलिए भारत की भाषाओं में भारत के मध्य वर्ग का अब कुछ भी दांव पे नहीं लगा हुआ। इसका मतलब अपूर्वानंद, अगर हम इसको और थोड़ा विस्तार से समझें तो 20 सालों के दौरान जो नई पीढ़ी तैयार हुई है इन स्कूलों में पढ़कर, जिसको आप कह रहे हैं कि जानबूझकर इसको इंफीरियर बनाया गया, क्योंकि जब हमने ये मान लिया कि अंग्रेजी में ही अच्छी और उच्च शिक्षा हो सकती है, तो जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे 20 सालों बाद तैयार होकर आए, जो आज यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो इसको इसलिए नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं क्योंकि उनको वहां पर बेहतर शिक्षा ही नहीं मिल पाई। बिल्कुल, मैं यह कहना चाहता हूं कि दरअसल हमने जानबूझकर, और मैं फिर कहूंगा कि इसमें सारे लोग शामिल हैं और भारत के मध्य वर्ग को एक अंतरावलोकन करना पड़ेगा कि उसने किया क्या है। तो यह है स्कूली स्तर पर शिक्षा में हुई दुर्घटना नंबर 1, जिससे भारतीय भाषाओं में भारत के अभिजात वर्ग का कुछ भी अब दांव पर नहीं है। उन भाषाओं का क्या होता है। इसका दूसरा नमूना क्या है? दूसरा नमूना यह है कि अगर आप विश्वविद्यालयों में चले जाएंगे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, दूसरे विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ, आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, किसी भी विभाग में, किसी भी विषय में हिंदी माध्यम में परीक्षा देकर शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पढ़ाई जारी रखना आपके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा है, क्योंकि आपके पास हिंदी में किताबें नहीं हैं, भारतीय भाषाओं में किताबें नहीं हैं। यानी भारत के बौद्धिक समुदाय ने अपनी भाषाओं में ज्ञान सृजन का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। इन सब का असर प्रशासनिक सेवा पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशासनिक सेवा को हम मानते हैं कि यह एक तरह की अभिजात सेवा है। पहले तो इस गलतफहमी से भी छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि TSR सुब्रमण्यम साहब हैं और वो इस बात को तस्दीक करेंगे कि दरअसल जनतंत्र में प्रशासनिक सेवा का अर्थ यह होता है कि वह एक विषम समाज में, भारत जैसे विषम समाज में, वह समता को कैसे स्थापित करेगी, वह सबसे वंचित तबकों को हक दिलाने का इंतजाम कैसे करेगी। क्या भावना है? यानी प्रशासक अंग्रेज हाकिमों की तरह का हाकिम नहीं है, बल्कि उसका काम संयोजन करने का है, उसका काम सबसे वंचित, गरीब, कमजोर तबकों की तरफ से खड़े होने का है। यह काम उसका नहीं है कि अगर हरियाणा में किसी उद्योगपति के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है तो वो नकली ग्राम सभा का आयोजन करे और उसकी तरफ से वो ठप्पे लगवा ले। उसका काम यह है कि वो असली ग्राम सभा का आयोजन करे और ग्रामीणों को इस बात का आश्वासन दे कि आप अपनी बात सुरक्षा के दायरे में कर सकते हैं। इसलिए यूपीएससी को अब यह सोचने की आवश्यकता है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, और हमें अपनी संस्थाओं की गरिमा को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी षड्यंत्रकारी सिद्धांत में भी मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि चूंकि हमने सोचने का यह तरीका बना लिया है, हमें परिवर्तन का यह तरीका सही प्रतीत होता है, जिसमें शिकायत यह है, और उसको मैं दोहरा दे रहा हूं, शिकायत यह है कि आप दरअसल परीक्षा कर रहे हैं बार बार अंग्रेजी की। मैं हिंदी का सिर्फ एक उदाहरण आपके सामने पढ़ रहा हूं और आप सब लोग उसको समझने का प्रयास करें। यह उदाहरण यूपीएससी की परीक्षा से लिया हुआ उदाहरण है। एक जगह मैं सुना चुका हूं, दोबारा सुना रहा हूं। संगठनात्मक, धीरे धीरे सुना रहा हूं, संगठनात्मक प्रबंधन और प्रतिकार के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा ऊपरिमुखी प्रभाव प्रयास के माध्यम से अनुसरण किए जा रहे मनोवैज्ञानिक संविदा की क्या प्रवृत्ति होती है। बहुत मुश्किल है समझना सवाल। बहुत मुश्किल नहीं है, ये नॉनसेंस है। इसको हम नॉनसेंस कहते हैं, ठीक है। इसको आप कभी नहीं समझ सकते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि अंग्रेजी की भी परीक्षा नहीं ली जा रही है। हिंदी माध्यम के छात्रों को या भारतीय भाषा के माध्यम के छात्रों को
एक ऐसे अबूझ दुनिया में ढकेला जा रहा है जिसका वो अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे बौद्धिक समाज ने अपने जो ज्ञान का जो सृजन है, जिसको इन्होंने कहा, उस ज्ञान के सृजन को स्थानीय भाषाओं से, रीजनल लैंग्वेजेस से काट कर अब सब कुछ अंग्रेजी में कर लिया है, जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। सवाल आपने उठाया कि CSAT अभी का इम्तहान की प्रॉब्लम्स को लेके हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी में आ गए और 5 महीना बात कर सकते हैं, इसमें कोई डिबेट भी हो सकता है। प्रश्न अब ये है, अच्छा ये दूसरी बात है कि हमदर्दी की बात और भावना की बात है। दिस कंट्री इज रन बाय पॉलिटिशियंस। सिविल सर्वेंट 60 साल पहले इस कंट्री को चला करते थे, आज नौकर हैं। मिनिस्टर जो ऑर्डर करेगा उनको करना है। मैं कह रहा हूँ केवल फोकस कीजिए इस एग्ज़ाम के ऊपर। ये एक केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें ये रेस दौड़ते हैं एब्सोल्यूट। अब ओलंपिक्स में कोई भारतीय नहीं गया, क्या ओलंपिक स्टैंडर्ड नीचे गिरा जाएगा क्या? तो कोई भारतीय वाला नहीं आ रहा है, गिरा दो उसको ओलंपिक स्टैंडर्ड। तो जरा सोच के करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव है। ये नहीं है कि हम इसको IAS पास करते हैं फेल करते हैं, अब फर्स्ट 100 में आते हैं, फर्स्ट 100 में आते हैं। लेकिन ये ऐसा असल में समाज में अपना एक रुतबा कायम करने का भी या बनाने का भी एक के माध्यम हो गया है। आपने गाना भी गाया है इस पर कि MMA में लेके एडमिशन, पता नहीं कितने सालों से बच्चे ये जो है तैयारियां करते रहते हैं और इसी आधार पे लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह, समाज में एक रुतबा कायम करने का भी ये नजरिया हो गया। इसलिए चाहे उसको आता हो ना आता हो, वो उसके योग्य हो या ना हो, फोर्स करो, बस फोर्स करते रहो या ये साबित करते रहो कि वो कंपटीशन दे रहा है और इस तरह से आपका रुतबा बना हुआ है। ये भी एक हमारे समाज में आ गया और इस वजह से भी बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हो सकता है कि उसके बजाय किसी और क्षेत्र में जाते तो ज्यादा कामयाब होते, वो नहीं जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं वहाँ आने के लिए, उन्हें रोका तो नहीं जा सकता ना। जो प्रयास कर रहे हैं वो करना चाहिए। और देखिए, मैं तो इस मुद्दे पे, हालांकि मैं थोड़ा सा अलग से भी अपने दिल की भी सुनता हूँ, तो मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल से ये जो आंदोलनकारी लड़के हैं इनके साथ हूँ और मैंने पूरी तरह से अपनी सरकार को बात भी रखी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसने बहुत गंभीरता से इसको लिया है। हम अगले 2, 4, 5 दिनों में कुछ इस पे बड़ा निर्णय भी लाएंगे। 5 दिनों में निर्णय ले आ देंगे क्या? मतलब 24 तारीख से पहले, प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले कोई निर्णय आ जाएगा, एग्जाम उसी दिन हो पाएगा, इस तरह की कोई गारंटी दे सकते हैं आप लोग? हो सकता है। तो क्या जो होगा उसमें वो बदलाव के साथ होगा या पुरानी व्यवस्था के साथ? अब मैं तो जहाँ लोग आंदोलनरत थे वहाँ मैं गया, मैं वहाँ का प्रतिनिधि भी हूँ और मैं जितनी संख्या में लोग थे, जैसे मैं इलाहाबाद में देख रहा हूँ, जैसे रांची में देख रहा हूँ, जैसे कलकत्ता में देख रहा हूँ, जैसे देश के अन्य हिस्सों में देख रहा हूँ, तो मैंने इसी आश्वासन पे मैंने अनशन तुड़वाए, जूस पिला करके अपने मंत्री जी के कहने पे कि अगर जल्दी इसका निदान नहीं हुआ तो हम भी आंदोलन में बैठेंगे। जी, इंडिया में आंदोलन की कोई कमी नहीं है, मौका दे दीजिएगा। हर जगह पे कोई ना कोई आता रहेगा, कोई ना कोई कारण से। नंबर 1। नंबर 2, अब बुरा ना मानिएगा, मेरा कंप्लीट सिंपैथी है, आई गॉट फुल सिंपैथी फॉर दैट। ये वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन स्कीम, नॉट अ वेलफेयर स्कीम। ये आपको दिस एजुकेशन पॉलिसी वेलफेयर स्कीम होना चाहिए। आपका जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बट ये तो दिस इज अ प्योरली टेक्निकल मैटर। वंस यू स्टार्ट ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू दिस मैटर ऑन अ डेली काइंड ऑफ अ बेसिस, I think this is bad. I thought that the new government coming, बिल्कुल attitudes बदलेगा, चलेगा. I am not worried if what he says is correct, sir. With due respect, don't mistake me. I don't think this is the kind of a thing that you should do agitation. आपके सवालों से केसी त्यागी जी बहुत व्यथित हैं। जी, मैं सुब्रमण्यम साहब से पूछना चाहता हूँ कि 2011 से पहले जब CSAT लागू नहीं हुआ था तो कोई धरने पे नहीं बैठा, तो आपकी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी थी उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। पॉलिटिक्स आपने की। अरे 2011 के बाद ये CSAT लागू करके, और मैं अपूर्णानंद जी की बात को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूँ, अमृता जी, स्टार परफॉर्मर की जो हिंदी है ट्रांसलेशन है वो है नायक करता, जो आता इसमें टैबलेट का है गोली कंप्यूटर। तो ऐसा तो आपका कंप्यूटर से निकाला हुआ ट्रांसलेशन है और इन छात्रों पे थोपना चाहते हो।
छात्र विरोध कर रहे हैं, दिस इज पॉलिटिक्स। नहीं, लेकिन ये मामला क्योंकि त्यागी जी संसद के अंदर भी उठा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर बहस भी होगी, लेकिन सवाल ये है कि जो व्यवस्था है उसी को सुधारने की जरूरत है या व्यवस्था को बदलने की जरूरत है? जो परीक्षा पद्धति है आप लोग उसको बदलने की मांग करेंगे या फिर उसमें सुधार की मांग करेंगे? मेरा अमृता, इन शब्दों पे मेरा बड़ा ऐतराज है। 2011 से तो पहले किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की। जब पॉलिटिक्स आपने थोप दी, उसका हम और अगर तिवारी विरोध करेंगे, उसे आप पॉलिटिक्स कहते हो। आपकी गुलामी बर्दाश्त कर लें, स्टेटस को बर्दाश्त कर लें तो ठीक है। और इन बच्चों की जिंदगी के लिए अगर हम अपनी आवाज उठावें संसद से बाहर, देन दिस इज पॉलिटिक्स। त्यागी जी, दो मुद्दे हैं। एक तात्कालिक मुद्दा है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा और ये लोग परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं, लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा जिसकी तरफ अपूर्वानंद ने इशारा किया कि दरअसल हमारा बौद्धिक समाज सोच किस तरह से रहा है और हमारा राजनीतिक समाज, प्रशासनिक समाज हमारे लिए किस तरह की शिक्षा व्यवस्था बना रहा है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही नहीं दुरुस्त होगी तो हम आने वाले दिनों में ऐसे सवालों से जूझते रहने के लिए मजबूर होंगे। तो आप लोगों को तो एक बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए ना कि हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। नहीं, मैं मुझको यहाँ से दिख नहीं रहा, चूंकि रिकॉर्डेड है। हाँ। मेरा ये कहना है कि जिस तरह का माइंड सेट हमारे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट श्री सुब्रमण्यम साहब का हो गया है, नागरिक हूँ और ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, हर चीज के लिए मैं नागरिक हूँ। मैं गलत बात है, ब्यूरोक्रेट तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। मैं नागरिक हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट नहीं, जमाने में था। नागरिक तो सभी। फिर आप हमें पॉलिटिशियन कहेंगे, हम भी भारत के नागरिक हैं। नहीं, कोई हम भी राजनीतिज्ञ भारत के है, नागरिक हैं। हमारी क्लास आपने अलग क्यों बना दी? आपके खिलाफ नहीं, कोई राजनीतिज्ञ है, आपके साथ ही कोई काम किया हूं, ब्यूरोक्रेट बहुत है, पसंद कोई भी किया हूं। बौद्धिक समाज को बिलोंग करने वाला है, लेकिन सब लोग किसी न किसी माइंडसेट को बिलोंग करने वाले हैं। हम उसके बारे में आज बात नहीं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि इतनी लाख लोग वेट कर रहे हैं, 1-2 लाखों को नुकसान हुआ, 40 लाख लोग प्रिपेयर किए हैं 3 साल के लिए। क्या उनको पोस्टपोन करा देंगे 3 महीना 6 महीना के लिए? उनका 1 साल बर्बाद नहीं हो जाएगा? एक तो बैलेंस होना चाहिए कि एक आदमी ने कहा वाई का नुकसान नहीं देखेंगे। तो आपको तो इन प्रिंसिपल इस किस्म की चीजों में जब डेट सेट हुए हैं तो उन डेट्स के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डेट अनाउंस हो गया है उस पर भले ही चाहे पुरानी पद्धति के हिसाब से एग्जाम कराना पड़ेगा। जिंदगी में दुनिया भर की एग्जाम्स हैं, प्लानिंग है और कहीं जाना है। जिन्होंने तैयारी की है, अगर डेट बढ़ भी जाएगा तो उनका मौका थोड़ी जाएगा। उनका मौका तो रहेगा ही। चलिए हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपका उस पूरी व्यवस्था में रहने का भी अनुभव है और उस व्यवस्था से बाहर नए युवाओं को उस व्यवस्था में शामिल कराने को लेकर किस तरह से तैयारी करानी है, इसका भी अनुभव है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी तक जो 2011 तक व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें और इसमें ऐसा क्या बड़ा अंतर आ गया और उस अंतर को इंगित करने को लेकर और अपने सवाल को उठाने के लेकर क्या आप लोग यूपीएससी तक कभी गए? क्या कभी यूपीएससी की तरफ से कोई जवाब मिला, कोई उनका सकारात्मक आंसर मिला है आप लोगों को? जी, मैं पहले इस बात का जवाब देता हूँ आपकी। 2011 के बाद असल में हुआ ये कि प्रीलिम्स ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए, नॉन इंग्लिश बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और वो ऐसा है कि समय कम है, टेक्निकली उसको समझेंगे तो प्रैक्टिकल बात यह है कि कोई बच्चा जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती वो उसमें क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है। मैं इस पर सैद्धांतिक पक्ष पे भी आऊँगा। वो तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी प्रॉब्लम होती है। मेडिकल व्यक्ति को, इंजीनियर व्यक्ति को आम आदमी से बात नहीं करनी है। पुलिस के आदमी को, आईएएस को आम आदमी से बात करनी है। जो व्यक्ति आईएएस बनेगा, मेडिकल के आदमी को आम आदमी से बात नहीं करनी है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बात करनी है, लेकिन उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक आईएएस व्यक्ति को पूरे जिले को संभालना है, जिले के हर वंचित वर्ग की समस्याओं को सुनना है। वो सिर्फ अंग्रेजी जानता है वो आदमी। नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस इस पे आ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, टाइम दीजिए सर। आपकी कुछ बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उसको क्रॉस कीजिएगा। आपने पहली बात ये की कि जब भी कोई चेंज होता है, हंगामा होता है हमारे देश में। ऐसा है, यूपीएससी में 93 में चेंज हुआ, एसए आया, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2000 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2008 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2010 में नेगेटिव मार्किंग आई, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2011 में क्यों हुआ? 2013 में क्यों हुआ? 2013 में 3 चेंजेस वो लोग लेके आए मेंस में। उनमें से 2 चेंजेस उन्हें क्यों वापस करने पड़े लोकसभा के दबाव के बाद? चेंजेस क्या थे आप सुनिए उसको। उन्होंने चेंज किया कि मेन एग्जाम में इंग्लिश के पेपर के नंबर जुड़ेंगे,
और हिंदी का नहीं जुड़ेंगे, इसका क्या लॉजिक हो सकता है? मैंने अपोज किया स्ट्रांगली। आपने अपोज किया, बहुत strongly oppose उसके किया। बाद भी यूपीएससी ने किया। नहीं, उसके बाद तो चेंज हुआ है। पर आपके उन्होंने अपोज कहा करने से नहीं, अंग्रेजी का वो लोकसभा मार्क से गिना जाएगा, हिंदी का नहीं गिना। हमने कहा नहीं, या दोनों को गिनाओ या दोनों को मत गिनाओ। सर सॉरी, लेकिन आपके final अपोज क्या करने हुआ? से हटा नहीं, वो हटा लोकसभा से। उनको पॉलिटिक्स से आके खारिज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं बचाया हम लोगों को। इंग्लिश के नंबर क्यों जुड़ने चाहिए, हिंदी क्यों नहीं जुड़ने नहीं चाहिए? एक आदमी को इंग्लिश में फाइलें बनानी है, उसको हिंदी में आम आदमी से बात करनी है। लोकतंत्र में सिविल सेवक को आम आदमी से बात करने में और फाइल बनाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? अगर वो आम आदमी से बात नहीं करेगा तो फाइल से क्या कर लेगा? दूसरी बात, उन्होंने लेकिन कहा सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, क्योंकि उसे फॉरेन सर्विसेज को में भी जाना होता है और देश दुनिया में भी रिप्रेजेंट करना होता उत्तर है। प्रदेश पीसीएस में एक नियम है कि सारा एग्जाम है, कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटीज हैं। आईएफएस के लिए बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, बना दीजिए कि आईएफएस जो लेंगे उनको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, हमें क्या दिक्कत है? और आईएफएस बन के वो क्या करेंगे? फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, वहाँ इंग्लिश का काम आएगी। जब वो लैटिन अमेरिका में जाएंगे, इंग्लिश कौन बोलेगा? इंग्लिश कितने देशों में बोली जाती है? अफगानिस्तान जाके क्या बोलेंगे? उनको फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वहाँ पर। आईएफएस में भी काट रहे हैं, सीखते हैं वो लैंग्वेज सीखते हैं। आईएएस का बच्चा हिंदी मीडियम का, मेरा एक मित्र तमिलनाडु में डीआईजी है हिंदी माध्यम से, उसको इंग्लिश बहुत कम आती है, हिंदी माध्यम में था, तमिलनाडु गया, अब वो तमिल लोगों से अच्छी तमिल बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। जब माहौल मिलेगा तो भाषा सीख लेंगे। भाषा कोई जेनेटिक पार्ट तो है नहीं। एक अच्छे माहौल में इंग्लैंड का खराब से खराब बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, इसलिए बोलते हैं कि उसको माहौल मिलता है। इन बच्चों को माहौल मिलेगा, सिखाएंगे। जब आप मसूरी में कार्डर लैंग्वेज सिखा सकते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रेन क्यों नहीं कर सकते उसको? दूसरी बात, सर ने कहा कि गांव के बच्चे हमेशा आते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग में देखा है। मैं आपको निगवेकर समिति की रिपोर्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी की समिति है, उस समिति की स्टेटमेंट देखिए क्या है। सीसेट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है। ये निगवेकर समिति कह रही है, यूपीएससी की समिति है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा इंट्रिंसिक एबिलिटी उतनी ही है जितना शेयर कर, वो लेकिन पॉइंट उस मेरा है। एबिलिटी को उनका जब आप मौका मिला व्यक्त तो उतनी होने वो का मौका ही समझेंगे। नहीं देंगे, व्यक्त होने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? एजुकेशन पॉलिसी बदली आप। तीसरी बात सर ने कही कि यूपीएससी पर दाग नहीं है। 2011 और 13 में दाग लगे हैं, साफ साफ लगे हैं। मैं साजिश कह रहा हूँ, कठोर शब्द है, मैं साबित करने को लेकिन वो तैयार तो 2011 के बाद ही ये सारी व्यवस्था आई उसके ना? पहले भी लगे हैं मैडम दाग, वो दाग बाहर नहीं आए हैं। मेरा ख्याल है ये मंच ठीक नहीं है बताने के लिए, अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ मैं। दाग पहले भी लगे हैं, करप्शन के भी लगे हैं, आप कहें तो बताऊँ। यूपीएससी के मेंबर में नाम नहीं लूँगा, आप चेक कर लीजिए। 2005 में उनको करप्शन की वजह से हटाया गया क्योंकि महाराष्ट्र सिविल सेवा आयोग के वो अध्यक्ष थे, वहाँ का करप्शन का केस आया, उसके बाद रातों रात यूपीएससी से हटाया गया उनको। आप चेक कर लीजिए इस तथ्य को, 2005 की बात है। जी, और यूपीएससी ने इस चीज़ को चुपचाप किया, छिपा के किया, बताया नहीं किसी को। यूपीएससी के खिलाफ कितने केसेस हैं, मेरे पास कुछ लेकिन केसेस यहाँ पर भी हम रखे इस हैं। समय यूपीएससी की नहीं, हम उस परीक्षा क्योंकि पद्धति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था डिवाइन इंस्टीट्यूशन है कि उस पर कोई दाग नहीं है। वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिवाइन नहीं है, वो हिंदी और भारतीय भाषाओं के Divine कोई है नहीं। साथ सुनियोजित तरीके से गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक और तथ्य देता हूँ। आपने कहा कि 10वीं क्लास के लेवल का पूछते हैं, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आनी चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, अंग्रेजी से किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत अंग्रेजी को फायदा पहुंचाने से। आप अंग्रेजी के 30 नंबर के सवाल पूछ रहे हैं, 40 की ओर पूछ रहे हैं। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, गलत है वो। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। मेरा टूर में यही आर्ग्यूमेंट था कि मार्क सबको मिले, लैंग्वेज को मिले या किसी को ना मिले। सर मैं विकल्प बता रहा हूँ, आप सी सेट में 10 क्वेश्चन रखवाइए जो केवल हिंदी में आते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप 8 क्वेश्चन इंग्लिश के रखवा रहे हैं, 10 हिंदी, हिंदी का मतलब हिंदी तमिल तेलुगु सब में हो, वो इंग्लिश में ना हो, तब बराबर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद होता है, अब इसका उल्टा कर दीजिए, एक बार पूछिए सबसे, हिंदी में बने कॉम्प्रीहेंशन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो, फिर तो करवा आप के ये देखिए। बता रहे हैं कि ये जो भी परीक्षा पद्धति लाई गई सीसेट के थ्रू वो गलत थी। तो अब ये बताइए कि वैकल्पिक पद्धति ऐसी क्या हो जो बेहतर हो? एकदम क्या simple। जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी वो ज्यादा बेहतर थी? आप ये पुरानी मानते पद्धति हैं? तो अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ। नई पद्धति में ही संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पद्धति में दिक्कत क्या थी, बहुत सारे विषय थे, सबकी जो स्केलिंग थी बहुत मुश्किल थी। ये बात यूपीएससी ने देख के चेंज की, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, इन बच्चों को भी दिक्कत नहीं। एक सिंपल तरीका है, हम केवल सी सेट में 2 संशोधन चाहते हैं। एक तो जितने भी क्वेश्चन जो कि 40-80 में से 50% हैं, उन क्वेश्चंस में लैंग्वेज रोल प्ले कर रही है, उनको हटा लिया जाए। दूसरा, जो बाकी क्वेश्चन है उनका अनुपात ठीक करके एक ही पेपर बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न हो, 100 की बजाय 100 और 80 की बजाय एक ही पेपर हो 150 प्रश्नों का, 100 जीएस के हैं वैसे ही रहे। 20 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के हो, जो भी 8 ही क्वेश्चन आते हैं,
वो पूछना चाहिए कि ये सिचुएशन है, आप क्या फैसला करेंगे। एक आईएएस को फैसले ही तो करने, वो 8 ही सवाल पूछते हैं और कम करते जा रहे हैं, 9, 8, 7, 6 ऐसे कर रहे हैं। उसको बढ़ाना चाहिए। जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको 15-15 सवाल कर दें, 20 डिसीजन मेकिंग कर दें, 100 जीएस कर दें, इस पे कोई आपत्ति नहीं करेगा। मतलब आपके पास एक खाका है, दिक्कत नहीं, आपके पास एक खाका है, और खाका मनोज जी के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है, इन बच्चों ने दिया है, सबके पास वो खाका है। एक अंतिम बात मैं और करूंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी हमें चाहिए। मैं आपको अमेरिका की रिपोर्ट्स बताता हूँ, कुछ वो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। अमेरिका में इंटेलिजेंस के टेस्ट बहुत सारे हुए, बाद में देखा गया कि ब्लैक बच्चे हमेशा उससे पीछे रह जाते हैं। तो फिर रिसर्च हुई इस पर, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट से रिसर्च की। बाद में निष्कर्ष निकला कि जब भी किसी आईक्यू टेस्ट में लैंग्वेज केंद्र में आएगी, वो उसी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाएगी जो उस लैंग्वेज को ठीक से जानते हैं, जिसकी मातृभाषा है। मैथ्स अगर होगा तो उन बच्चों को फ़ायदा पहुंचाएगा जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, आप सारे बच्चों से पूछे कि चिड़िया क्या बोल रही है, इसका मतलब बताओ। ट्राइबल बच्चा सबसे पहले बता देगा, शहर का बच्चा बता के दिखा दे। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? इंटेलिजेंस से दिक्कत नहीं सर, दिक्कत इंटेलिजेंस की टेस्टिंग के एक पक्ष में झुके होने से। नहीं, लेकिन ये तो हमेशा ही होगा, ये तो सवाल हमेशा ही आएगा ना कि एक पक्ष, मतलब दोनों पक्षों को या सभी पक्षों को बैलेंस कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए आप ट्राइबल के पक्ष में बनाएंगे तो शहरी बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, शहरी के पक्ष में बनाएंगे तो ट्राइबल बच्चे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। सीसेट की बात करते हैं, जीएस में ह्यूमैनिटीज के बच्चे कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा, उसमें भी 20 क्वेश्चन साइंस के हैं 100 में से, उसमें हम मानते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है। 80 सवाल में से कोई मर भी जाएगा तो 40-45 के ऊपर नहीं जा सकता है। सीसेट में मेरा एक कज़न जिसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, आईआईटी का बच्चा वो है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भारत से बाहर रहता है आजकल, एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, 80 में से 79 सवाल ठीक हैं उसके, और वो 2.5 नंबर के हैं। जीएस के 2 नंबर के हैं। इतनी मेहनत करके, अच्छा यूपीएससी ने क्या किया इस बार, जीएस में 200 में से 30 नंबर लाने जरूरी हैं और सी सेट में 200 में 70 लाने जरूरी हैं। क्यों, ऐसा क्यों? एलिजिबिलिटी फिक्स कर दी है कि सी सेट में 70 नहीं होंगे तो आप बाहर है, फिर कितना भी स्कोर आपका हो। जीएस में सिर्फ 30 चाहिए, यानी जिनके जीएस नहीं आती, जिनको केवल सी सेट में अच्छे हैं, वो क्वालिफाई कर लें, ये ना कर पाए। हमें दिक्कत इंग्लिश से नहीं है। एक वाक्य में और बोलूँ, सिर्फ एक वाक्य, दिक्कत इंग्लिश से किसी को नहीं। इंग्लिश तो मेंस पे टेस्ट होता ही है। 1979 से इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर मेंस में है, सब बच्चे दे रहे हैं। आज तक किसने आंदोलन किया इस बात पर? कोई नहीं करता जी। इंग्लिश का भी, भारतीय भाषा का भी। पूरी हो गई। प्रीलिम्स में नहीं होना चाहिए। मुझको मैं मन में था कि अब अपोजिशन, मेरा मन साफ हो गया है। इश्यू इज डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। वी गॉट अ सिस्टम हियर है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुधार। अंग्रेजी में बोल दिया, हमको समझ में नहीं आया क्या। उसको सुधार दो। उसको जो मिनिमम चेंजेस आपको करना हो आप कर लो, जो करना हो कीजिएगा। नहीं, अब सुनिए, आप आके टाइम में मद्रास में बोलेंगे, हम कहलवाएंगे, आप तमिल में जब तक नहीं बोलेंगे मत बोलिएगा यहाँ, ऐसा मत कहिएगा। इस देश में कई कंट्रीज हैं, इस देश में ऐसा मत बोलिएगा। अब वो टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे होता है। तमिलनाडु आप नहीं जा पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे वहाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, जाता हूँ, समझता हूँ। आगे हम जाके खुद आएंगे, बताएंगे कि आप तमिल में बोलो, तब तक नहीं बोलने देंगे आपको। तो इसलिए हाँ, ऐसा नहीं, कई एक्सपर्ट्स हैं बैठ के किए हैं। ये आसान से साजिश, कॉन्स्पिरेसी वगैरह कहना, वर्ड्स वगैरह शोभा नहीं लगता है, सोच के करना पड़ेगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको जनरली रिस्पेक्टेबिलिटी है, माना जाता है। देयरफॉर एलिगेशंस मत कीजिए। सर एक छोटी सी बात, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। सर एक तथ्य बता रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। जिस व्यक्ति, मैं नाम नहीं बोलता, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जिस व्यक्ति ने सीसेट को लाने के लिए यूपीएससी को सलाह दी, कमेटी में था, सीसेट के खिलाफ एक केस हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई, अतुल कोठारी जी ने की। उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए, सीसेट ठीक है गलत। यूपीएससी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 3 मेंबर्स में से एक उसी को रखा जिसने सलाह दी थी। इसका क्या करें? मैं नाम नहीं बोल रहा उस व्यक्ति का, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये इससे क्या देखिए, मैं आप उस कमेटी में बीके शर्मा जी को रखिए। सुप्रीम कोर्ट में हर चीज में ब्रज किशोर शर्मा जी लॉ सेक्रेटरी रहे हैं, वो हिंदी भाषा के समर्थक है, उनको रखिए कमेटी में, सारी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी होगा कि कमेटी में आप लोग जो नाम सुझाएंगे उनको ही रखा जाए। इतना नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कमेटी में जो लोग आएंगे उसमें भारतीय भाषाओं के समर्थक भी तो। त्यागी जी, मैं सुब्रमण्यम साहब की जी सारी बहस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं
कि ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो, होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव भी है, मैं इसके लिए प्रयासरत भी हूँ, संसद में, संसद के बाहर भी उठाऊंगा कि नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक देश के हर वर्ग के, हर जातीय, हर धर्म के बच्चे का एक सिलेबस है, वो एक जैसी शिक्षा हो और एक जैसी भाषा हो। करेक्ट। तो फिर किसी को शिकायत नहीं होगी। समान शिक्षा की बात तो कही गई थी, लेकिन वो जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ तो उसमें समान शिक्षा की बात को हटा दिया गया। नहीं, मैं फिर ये कहूँगा कि हम फिर बहुत जल्दबाजी में बातें कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि त्यागी साहब अच्छे मकसद से बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन पूरे देश में एक सिलेबस, पूरे देश में एक रूपता, ये भारत जैसे बहुभाषी देश में और विविधता से भरे हुए देश में शैक्षिक दृष्टि से भी संभव नहीं, उचित नहीं है। संभव नहीं है, वो दूसरी चीज, उचित भी नहीं है। ना कंटेंट वही है, भाषा अलग अलग नहीं, कंटेंट वही कह रहा हूँ। नहीं सुब्रमण्यम साहब, हम लोग दूसरी बहस में जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि करिकुलम की बहस अलग बहस है, उस बहस को विशेषज्ञों के हाथ और थोड़े डेलिबरेशन में छोड़ा जाए, क्योंकि उसमें आप एक कंटेंट भी पूरे देश में नहीं लगा सकते हैं। और उसका एक लंबी प्रक्रिया भी है, वो इतनी आसान नहीं है कि जैसे सीसेट के सवाल हल कर लिए जाएं। बहुत लंबी प्रक्रिया है। यहाँ जो मुख्य प्रश्न है, वह मुख्य प्रश्न है भारतीय भाषाओं को क्या दोयम दर्जा दिया जाएगा, क्या आधिकारिक भाषा प्रशासन की अंग्रेजी रहेगी। देखिए, आंदोलन की फौरी मांग कुछ हो सकती है, एक फौरी मांग है, लेकिन ये फौरी मांग एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की तरफ भी इशारा कर रही है। वो इशारा क्या है? क्या फाइलों की नोटिंग अंग्रेजी में होना जरूरी है? क्या उच्चतम न्यायालय का पूरा कारोबार अंग्रेजी में होना जरूरी है? क्या हिंदुस्तान के डॉक्टरों को अपना नुस्खा अंग्रेजी में लिखना जरूरी है? क्या हिंदुस्तानी जुबानें क्या हमेशा दोयम दर्जे पर रहेंगी? क्या ज्ञान उत्पादन हिंदुस्तानी जुबानों में नहीं होगा? क्योंकि इससे एक दुष्चक्र बनेगा। जी, जहाँ तक प्रशासन की सवाल है, करीब सब स्टेट गवर्नमेंट में जो एक्चुअल पब्लिक कांटेक्ट होता है वो लोकल भाषा से होता है। तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, हिंदी स्टेट्स में हिंदी ऑलरेडी हो चुका है। दिल्ली में और हाई कोर्ट्स में भी हिंदी आना, लोकल लैंग्वेज आना शुरू हो गया है। उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार में लिंक लैंग्वेजेस हैं। आज की तारीख में आप इसमें जबरदस्ती से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लाना कोशिश करेंगे, बहुत ही डिवाइसिव होगा। 65 साल में जो हमने एडवांस किया है वो बहुत हम वापस जाएंगे। बहुत करना पड़ेगा। इस समस्या का हल क्या है, इसको किस विकल्प के सहारे ठीक किया जा सकता है? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम इन युवाओं से भी सवाल करेंगे और जवाब लेंगे आप लोग। तो अब हम सीधे चलते हैं उन युवाओं के पास जो इस समस्या से ग्रस्त हैं और जो 24 तारीख से पहले समाधान भी चाहते हैं। जी सुब्रमण्यम सर, आपसे सवाल है। मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ, नॉन इंग्लिश हूँ और देहात के स्कूल से पढ़ के आया हूँ। मैं सीसेट पास करता हूँ, लेकिन उसमें मैं बराबर अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि हर साल के दौरान जब वो परीक्षा में चेंजेस आ रहे हैं और कठिन सवाल हो रहे हैं, ट्रांसलेशन ऐसा हो रहा है जिसमें गूगल ट्रांसलेटर से लगता है कर दिया है, और वो 9 सवाल या 8 सवाल जो इंग्लिश के डाले जाते हैं, जिसको मुझे मेंस में फिर फेस करना है, पूरा का पूरा 300 नंबर का पेपर। तो हर बार मैं ये महसूस करता हूँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होने के नाते कि ये परीक्षा मेरे लिए लगातार कठिन होती जा रही है, और वो ओलंपिक की रेस का उदाहरण मेरे लिए उसेन बोल्ट कहीं बहुत आगे निकलता चला जा रहा है, और वो सीसेट कैम्ब्रिज स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट होता जा रहा है जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। वही पॉइंट तो आज पूरा डिस्कस हुआ है, सब मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कोई इसमें कोई डिफरेंस ऑफ व्यू कुछ है ही नहीं इसमें। कि अंग्रेजी को आप अनड्यू एडवांटेज नहीं दे सकते भारतीय भाषाओं को। जितना इंडियन भाषा है उतने ही चाहिए इसमें, नंबर 1। नंबर 2, कोई लोकल भाषा जानते हैं, अंग्रेजी कम जानते हैं, हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है ट्रांसलेशन गलत हुआ, बिल्कुल गलत है कि इस परीक्षा पद्धति को नियंत्रित करने वाले और इस परीक्षा के पेपर्स को बनाने वाले इस कार्यक्रम को जरूर सुन रहे होंगे। वो आपके सवाल का बेहतर जवाब हो सकता है पार्लियामेंट की बहस में भी मिले। मैम, पार्लियामेंट की बहस में भी एक सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन पूछने की इजाज़त होती है। सर 3 साल लग गए और उसके बाद बच्चों को बताना पड़ा कि आपका ट्रांसलेशन कितना गलत है। यूपीएससी के एक्सपर्ट, यूपीएससी के कॉपी चेकर्स जो हमारा भविष्य निर्धारित कर देते हैं इंडिया की प्रीमियम सर्विस में जाने वालों का, उनको 3 साल में ये नहीं दिख पाया कि ये ट्रांसलेशन कैसा हो रहा है, और फाइनली बच्चों को भूख हड़ताल करनी। अगर यूपीएससी में इंट्रोस्पेक्शन के तरीका,
रिव्यू के तरीका हर साल वापस फीडबैक के तरीका न हो, बिल्कुल गलत है, होनी चाहिए, कोई सवाल ही नहीं है इसमें। अगला सवाल पूछिए। मेरा सवाल सुब्रमण्यम सर से है। इन्होंने ये कहा था कि एग्जामिनेशन कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है। तो सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम यूपीएससी से किसी कृपा की उम्मीद नहीं करते हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, लेकिन क्या आप गलत क्वेश्चन पेपर सेट करके और मैं मान रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट आप गलत क्वेश्चन पेपर सेट करके, और अपूर्वानंद सर सामने हैं, वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, आपने ऐसी हिंदी बना दी कि वो प्रोफेसर होके नहीं समझ पा रहे हैं। और ऐसा मैंने नहीं किया, नॉनसेंस है, नॉनसेंस है, समझने के लिए होना नहीं चाहिए, बस मैं भी मान रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना मत कहो कि यूपीएससी को खत्म करो, ये नहीं करो, इतने कह रहा हूँ। यूपीएससी को खत्म करो कोई नहीं कह ऐसा कह भी नहीं रहा था, यूपीएससी को खत्म करो या कोई नहीं कह रहा है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो छात्रों की मांग है, प्रत्याशियों की मांग है, वही है कि लोक सेवा आयोग भी पारदर्शिता के सारे सिद्धांतों का पालन करे। लोक सेवा आयोग के अंदर अंतरावलोकन की व्यवस्थाएं हों। मसलन ठीक ही आपने कहा कि यह अनुवाद यहाँ आज क्यों पढ़ा जा रहा है, इसलिए कि यूपीएससी इन अनुवादों को नहीं पढ़ रही है, यूपीएससी इस पर विचार नहीं कर रही है। तो फिर यूपीएससी सर्वोत्कृष्टता की डिमांड भी कैसे कर सकती है जब वो खुद उनका पालन नहीं कर रही है उस सिद्धांत का। तो उस मिथ का खंडन हो जाता है कि यूपीएससी एक्सीलेंट प्रिंसिपल्स और एक्सीलेंट प्रोसेसेस का पालन कर रही है। मुझे लगता है इसमें यूपीएससी से गलती हो रही है। सुब्रमण्यम सर, एक तथ्य बताऊंगा आपको, मुख्य परीक्षा में, मेन एग्जाम में, ही इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूपीएससी। एक फैक्ट बता रहा हूं मैं, सिर्फ जानकारी के लिए। मेन एग्जाम में जिसके मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में, जितने पेपर्स हैं उनके मॉडल आंसर केवल इंग्लिश में होते हैं, और बच्चे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यानी हिंदी में जो लिखेगा उसका एग्जामिनर इंग्लिश के आंसर देके चेक करेगा। क्या वहाँ ट्रांसलेशन नहीं हो सकता? अब मुझको तो लग रहा है इतना होना चाहिए कि यह वेरी हाई लेवल कमिटी शुड गो इनटू दिस कंप्लेंट, दिस मैटर्स ऑफ डिटेल। जी, आप देख के, क्योंकि एनी अच्छा संस्था, एनी गुड कंपनी, एनी अच्छा संस्था, एनी गुड यूनिवर्सिटी, आई एम चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, एवरी ईयर वी रिव्यू एवरी एडमिशन, हर चीज़ को एग्जामिन करते हैं, कितनी शिकायत आई है, क्या करते हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि यूपीएससी भी अपनी इस पद्धति को एग्जामिन करे और श्रेष्ठता का पैमाना क्या हो, इस पर पुनरावलोकन करने की जरूरत है। लेकिन जाते जाते वो ये अभिमान छोड़ दे कि वो चूंकि श्रेष्ठ है इसलिए उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जी, क्योंकि जाते जाते केसी त्यागी जी, आपका लास्ट कमेंट मैं जानना चाहूंगी, और इसके बाद मनोज तिवारी आपका गाना। मैं स्टूडेंट्स की तरफ से सुब्रमण्यम सर से सवाल करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते त्यागी जी, हम पुराने दोस्त हैं यूपी के, पिछले 15-20 वर्षों में जी। तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुब्रमण्यम सर, मैं अनप्रेजेंट बात नहीं करना चाहता, ये कोई होली बुक नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यूपीएससी के कई मेंबर्स पर इनकम टैक्स के डिस्प्रपोर्शनेट के भी मुकदमे चले। इसको होली बाइबल मत बनाइए, इसको होली गीता मत बनाइए। ठीक है, अपने जैसे देश की और संस्थाएं चल रही है, इट इज वन ऑफ देम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सही है। तो सुनिए, एक जमाना में ऐसा कभी नहीं था। हाँ। पिछले 10 साल में काफी हो चुका है इस किस्म की। मैं असली बात बताऊं, इसलिए एग्जामिनेशन की सुधारने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। कंडेम करने से सिंसु गरिमा को मत कराओ, हाँ। लेकिन परिवर्तन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। आखिरी आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। मैं भी कभी कंपटीशन देने के लिए 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल गांव जाते थे, बाबूजी पूछते थे का होता, तो हम लोग कुछ नहीं होता था तो यही बहाना बना लेते थे, कंपटीशन देता नहीं। तो मैं गायक बना तो एक गीत गाया था, अरे 80 ऐसे काके भी बचवा हमार कंपटीशन देता, आए मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता, अरे यूपीएससी के निर्णय पे होता सस्पेंशन कंपटीशन देता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए।